हे गाइस, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का चैप्टर निकोलस के पॉइंट ऑफ व्यू पर है। तो चलें निकोलस की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगा, एक प्रॉमिस था जो मैंने खुद से किया। मैं कभी अपने फादर की तरह नहीं बनूंगा। और एक बात, बस एक ही बॉन्ड हमेशा निभाऊंगा, अपने मेट के साथ, फेथफुल, लॉयल और प्योर। वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगा। ये एक डिसीजन था जो दिल से आया था और जो मैंने खुद को हमेशा याद दिलाया। एक डोमिनेंट अल्फा होने के नाते मेरी सिर्फ प्रेजेंस ही काफ़ी थी ओमेगास को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरा चार्म और लॉन्गिंग इतना ज़्यादा ऑब्वियस था, लेकिन मेरे लिए दुनिया में बस एक इंसान था जो सबसे अलग था, अलेक्जेंड्राई। सिर्फ वो। निकोलस धीरे से अलेक्जेंड्राई के करीब आया। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन इमोशन से भरी हुई थी और प्यार से उसे किस करते हुए बोला, एंड्राई, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास आके सब कुछ ठीक हो लगता है। तुम्हारे पास आते ही बस मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। एंड्राई एकदम से हिल गया, थोड़ा हेसिटेट और कंफ्यूज लग रहा था। निक, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्यों? निकोलस की आवाज़ कांप गई। इमोशंस उसके हर लफ्ज़ में दिख रहे थे। एंड्राई, मुझे नहीं पता ये कैसे क्यों, बट आई लव यू। मुझे बस तुम चाहिए, सिर्फ तुम, हमेशा के लिए। एंड्राई ने अपनी नज़र हटा ली। अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड था। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आवाज़ में कन्फ्यूजन और थोड़ी सी डिस्टेंस थी। ओ निक, ये सब, इट्स नॉट दैट सिंपल। उसने पॉज लिया, जैसे कुछ और कहने की सोच रहा हो। एंड्राई बालकनी के पास खड़ा था। हल्की सुबह की रोशनी उसके गोल्डन बालों और उसके स्किन पर दिख रहे फेन मार्क्स को और ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। एंड्राई ने फिर एक गहरी सांस ली। फिर एकदम से उसने हल्के से बोला, निक। वो इतना धीरे बोला कि लग रहा था जैसे खुद अनश्योर हो कि बात आगे बढ़ाए या नहीं। उसने नज़र हटा ली और अपने रोक को और टाइट पकड़ लिया, जैसे अपने शब्दों से खुद को बचा रहा हो। मुझे लगता है, एंड्राई ने रुक के कहा। उसका वॉइस और भी धीरे हो गया, हमें एक दूसरे से मिलना बंद करना होगा। निक एकदम से रुक गया। उसकी आंखें डिसबिलीव में बड़ी हो गईं। क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज़ तेज थी, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो कि उसने क्या सुना। एंड्राई, ऐसा मत कहो, उसने प्लीड किया। अब उसका टोन नरम और लगभग टूटा हुआ था। फिर एंड्राई एक लंबा सा साह लेते हुए वो अपने रोक को एडजस्ट करता है और हल्की सी इरिटेशन के साथ बोलता है, मैंने पहले ही कहा था निक, मुझे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे बीच है वो काफ़ी है मेरे लिए। हम मज़े कर रहे हैं, राइट? फिर मार्किंग और शादिंग जैसी चीज़ें क्यों लानी? निकोलस गुस्से और पॉजिटिवनेस के साथ एंड्राई का हाथ पकड़कर उसे करीब खींचता है। एंड्राई, ये सब मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और मर्द से मिलो। सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। एंड्राई एक हल्की सी स्प्रिक के साथ निक की तरफ देखता है। उसके लफ्जों में एक टीजिंग टोन है। आह, इट्स द अल्फास प्राइड, है ना? तुम लोग हमेशा ऐसे ही हो। एंड्राई हल्का सा हंस के बोलता है, देखो निक, मुझे लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना है। लाइफ काफ़ी कुछ देती है और मैं उससे पूरा एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ। वो एक पॉज लेता है, थोड़ा सोचता है, फिर एक हल्की सी सीरियसनेस के साथ बोलता है, मेरे पेरेंट्स का मैरिज एक्सपीरियंस वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है कि मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके शब्दों में एक दर्द का हिंट था, पर साथ ही एक डिटर्मिनेशन भी। निक उसे देखता रहा। उसके वर्ड्स का इम्पैक्ट क्लियरली फील हो रहा था, बट एंड्राई का टोन और बॉडी लैंग्वेज बताता है कि वो अपनी बात पे काफ़ी फर्मली स्टैंड कर रहा है। अलेक्जेंड्राई विल्डे वो कैंपस का सबसे खूबसूरत और डोमिनेंट ओमेगा था। हर तरफ उसके फैंस ही फैंस थे। जो भी उसके पास आता वो उसका दीवाना हो जाता। लेकिन मुझे समझना चाहिए था कि कितना जल्दी सेटल होने का उसका कोई इरादा नहीं था। हाँ, मैं उसका सबसे पसंदीदा था, पर फिर भी कमिटमेंट से वो दूर ही भागता था। एंड्राई का दिल शायद अपने पेरेंट्स के खराब मैरिज के से डर गया था। वो शादी और बंधन की बात सुनते ही अनकंफर्टेबल हो जाता।
और मैं तो साल गुजार दिए बस उसके इंतज़ार करते हुए, सोचता रहा कि शायद एक दिन वो अपना मन बदलेगा। निक के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट की एक अजीब सी मिक्स फीलिंग थी। उसने खुद से कहा, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। उसकी आंखों में रिग्रेट था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन लम्हों में अटका हुआ था जो वो एंड्राई के साथ स्पेंड कर रहा था। तभी एकदम से फ़ोन की रिंग ने उसका ध्यान तोड़ा। एक मोमेंट के लिए वो बिल्कुल स्टैटिक हो गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या करना है। उसने धीरे से फ़ोन उठाया, लेकिन उसके हाथों में हल्की सी झिझक दिख रही थी। जब उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो उसका एक्सप्रेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हों। निक ने फ़ोन अपने कान के साथ ज़ोर से दबाया। आवाज़ फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी। व्हाट? क्या प्रॉब्लम है? उसने इरिटेट होके बोला, अपनी नाराज़गी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। कॉलर की आवाज़ सुनते ही उसका इरिटेशन और बढ़ता गया। उसने अपने बालों में हाथ फिराया, जैसे अपने आप को काम बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। निक खिड़की के पास से मुड़ गया, फ़ोन टाइटली पकड़े हुए। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन फ़ोन पे ग्रिप सब बता रही थी। दूसरी तरफ से एक ठहरी और कैलकुलेटेड आवाज़ आती है, तुम्हारे फादर के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। निक के हाथ उसके रोब के कोने पे और टाइट हो गए। आवाज़ ने बात जारी रखी, अगर तुम नहीं चाहते कि उनकी मिस्ट्रेस और उनका बेटा फैमिली का सारा पैसा ले जाएं, तो तुम्हें उनसे सुलह करनी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। निक का फेस और टाइटन हो गया। फ़ोन पर उसकी पकड़ और टाइट हो गई। सार्कास्टिक टोन में वो बोला, ओह तो ये उनका असली मास्टर प्लान है, हमारा फैमिली का पैसा खाने का सपना। वाह। एक पल के लिए सब कुछ साइलेंट हो गया, लेकिन फिर निक ने एक ठंडी सांस छोड़ी और अपने आप को संभालते हुए बोला, मुझे उनकी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना स्टार्टअप से ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ग्रैंडमा के कांपते हाथ उसकी काम आवाज़ के पीछे का असली स्ट्रेस दिखाते थे। उसका चेहरा सफ़ेद था, लेकिन टोन इतनी शार्प थी जैसे चाकू। ठीक है, अगर तुम अपने कंसाइज के साथ जी सकते हो कि तुमने उस दूसरी औरत को जीतने दिया, तो फिर मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ोन की तरफ देखा, फिंगर्स टाइट ग्रिप में थी। वैसे भी मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। जब तुम्हारी माँ से हेवन में मिलूंगी तो उनसे माफ़ी मांग लूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उनके बेटे को एक अच्छा डिवोटेड लड़का नहीं बना के रखा। निक फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र जमाए खड़ा था, जैसे उसके दिमाग में सोच का तूफान चल रहा था। कितने साल हो गए घर गए हुए? 6 साल। जो उन्होंने मेरी माँ के साथ किया उसके लिए मैं अपने फादर को कभी माफ़ नहीं कर सकता, और वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसका दिल भारी हो गया जब दादी के शब्दों की गूंज उसके दिमाग में घूमी। उनकी बात ने एक ऐसे तार को छेड़ दिया जो वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। पर दादी सही कह रही हैं, मैं उस औरत और उसके हरामी बेटे को जीतने नहीं दे सकता। मेरी माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। एंड्राई सोफे पर बैठा हुआ था। एक हल्का सा थका हुआ सांस उसके होठों से निकला। ऊपर से तो काम लग रहा था, लेकिन उसकी हल्की सी टेढ़ी ब्रो से पता चल रहा था कि अंदर एक स्टॉर्म चल रहा है, जो शायद उसके अपने ही इमोशंस का था। हाँ, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसे याद आता है जब निक ने उसे कहा था, एंड्राई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई वॉन्ट यू टू बी माइन। उसने बोला जैसे उसके दिल का बोझ फाइनली जुबान तक आ गया हो। एंड्राई का एक्सप्रेशन क्लियरली इरिटेटेड था। उसने अपने बालों के बीच से हाथ फिराया, जैसे अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी पर्पल आंखें निक को याद कर रही थी। उनमें एक मिक्सचर था अनॉयंस और डिसबिलीफ का। गॉश निक, उसने इरिटेशन के साथ बोला, तुम्हें ये सब क्यों खराब करना था? उसकी आवाज़ थोड़ी सी शेकी थी, लेकिन इमोशंस बिल्कुल रॉ और क्लियर थे। मैं रिलेशनशिप्स पसंद नहीं करता हूँ और ये तुम्हें पता था। एंड्राई ने अपने फ़ोन को एक इरिटेड सार के साथ देखा, जैसे उसे उम्मीद थी कि स्क्रीन से कोई जवाब मिल जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, उसने सॉफ्टली बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में डिसअपॉइंटमेंट क्लियर थी।
वो उस दिन के बाद निक ने एक बार भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। उसका एक्सप्रेशन एक मिक्सचर था अनॉयंस और लॉन्गिंग था, जैसे उसके अंदर एक कांस्टेंट बैटल चल रही हो। एंड्राई के दिमाग में निक की वजह से एक अजीब सी अनरेस्ट थी, लेकिन वो इस फीलिंग को इग्नोर करता रहा अनसक्सेसफुली। एंड्राई का एक्सप्रेशन एक मिक्स ऑफ कंफ्यूजन और गिल्ट था। उसने अपने फ़ोन को टाइट पकड़ते हुए एक डीप ब्रेथ ली। क्या वो मुझसे नाराज़ है? उसने सॉफ्टली पूछा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। नहीं, नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है और इतने सालों से मेरे साथ है। मेरी हर बात और हर क्विक को झेला है उसने। वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में, और फिर भी क्या मैं कुछ गलत कर गया? एंड्राई के हाथ फ़ोन के अराउंड टाइटन हो गए, जैसे उसे उम्मीद हो कि एक टेक्स्ट या एक कॉल सब कुछ ठीक कर देगा। एंड्राई अपने फ़ोन को नर्वसली घुमा रहा था। क्या मैं उसे कॉल करूं? उसने सॉफ्ट टोन में खुद से कहा। हो सकता है वो मेरा इंतज़ार कर रहा हो, क्योंकि एंड में तो मैंने ही कहा था कि चले जाए। फ़ोन उसके हाथ में एक बर्डन जैसा लग रहा था और उसके थॉट्स मेज़ की तरह टैंगल हो रहे थे। एंड्राई ने एक डीप ब्रेथ ली और फाइनली रिंग बटन दबाया। रिंग रिंग उसके फ़ोन से आवाज़ आई और उसका दिल हर बीप के साथ थोड़ा और तेज़ धड़क रहा था। एंड्राई फ़ोन के ऑटोमेटेड मैसेज सुनते ही उसका चेहरा पेल हो गया। हाँ, उसने हल्के से चौंक कर कहा। डिसबिलीव उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था। द नंबर यू आर कॉलिंग इज नॉट एक्टिव, प्लीज लीव अ वॉइस मैसेज। उसके दिल में एक अजीब सी अनईजी फीलिंग थी, जैसे बहुत कुछ गलत हो रहा हो। उसके हाथ जो फ़ोन पकड़ रखा था स्लाइटली ट्रेम्बल कर रहा था। एंड्राई के हाथों में फ़ोन था, लेकिन उसका मन एकदम फ्रीज कर गया। व्हाट द? उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट विस्पर थी, डिसबिलीफ और थोड़ी सी इरिटेशन के साथ। एक थॉट जो उसके दिमाग के कोने में था अब लाउडली सरफेस पर आया। डिड ही ब्लॉक मी? सीन शिफ्ट होता है। ब्लैकवुड मैंशन के हेवी आयरन गेट्स धीरे धीरे खुलते हैं और एक स्लीक ब्लैक कार अंदर एंटर लेती है। ड्राइववे के बीच कार स्लो होके हॉल्ट करती है। कार के अंदर निक रिलैक्स पोस्चर में बैठा था, लेकिन उसकी आईज मैंशन के ग्रैंड फैसेड पर टिकी हुई थी। एक फेंट स्माइल उसके लिप्स पर थी, लेकिन आईज में एक अलग सी डीप सैडनेस दिख रही थी। ये जगह वैसी ही है, उसने सॉफ्टली कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। उसकी वॉइस में एक उदासी का ब्लेंड था जो एक बिटर स्वीट मेमोरी का एहसास दे रहा था। निक कार से निकलते ही एक वार्म स्माइल के साथ अपनी ग्रैंडमा को देखता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती हैं, निक अपनी आर्म्स वाइड ओपन करता है और वो दोनों एक टाइट हग में बंध जाते हैं। वो ग्रैंडमा, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे डेकेड्स हो गए हमें मिले। निक के टोन में एक टीजिंग चार्म था, लेकिन उसकी आईज अफेक्शन से भरपूर थी। लास्ट ईयर ही तो आप आई थी लंदन मुझसे मिलने। ग्रैंडमा ने निक को टाइटली टैप करते हुए कहा, शट अप, और अपनी ग्रैंडमा को एक प्रॉपर हग दो। तुम्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं, पता भी है? निक एक सीपी स्माइल के साथ अपना सार्कज़म को साइड रखते हुए ग्रैंड गेस्चर के साथ अपने ग्रैंडमा को फिर से हग कर लेता है। ओके ओके ग्रैंडमा, मैं मान गया। हैप्पी? निक की नज़र तब एक यंग लड़के पर गई जो वहाँ पीछे ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ खड़ा था। उसकी शर्माते हुए डिमीनियर काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा था इस बड़े घर के साथ। निक ने एक आईब्रो रेज की क्यूरोसिटी के साथ पूछा, वो लड़का कौन है? दादी ने पीछे मुड़कर देखा और एक अम्यूजमेंट भरी स्माइल के साथ बोली, लूशियन है बेवकूफ़, कितने महीने से मैं तुम्हें उसके बारे में बता रही हूँ। और फिर एक प्यारा सा पंच उसकी साइड पे मारा। अरे दादी, इतना क्यों मार रही हो? निक ने अपने हाथ से अपनी बाजू रब करते हुए ड्रामा किया, लेकिन उसकी नज़र लूशियन पर ही टिकी रही। वो लड़के की शर्मीली मुस्कान और उसकी ग्रीन आईज में एक अजीब सी बात थी जो निक के दिल में हल्की सी हलचल मचा गई। लड़के के चेहरे पर एक हल्की सी शर्मीली वाइब थी, लेकिन उसकी प्यारी मुस्कान और नरम आवाज़ ने माहौल की टेंशन तोड़ दी। हेलो यंग मास्टर, वेलकम होम। निक का एक आईब्रो उठा। उसका दिमाग उस चेहरे को पहचानने की कोशिश में लग गया जो जाना पहचाना था पर दूर सा लगता था। तभी एक पुरानी याद उसके दिमाग में आई। इट्स यू! एक जोर से चिल्लाहट गूंज उठी।
ये लड़का लूशियन है ना? ये नाम उसके दिमाग में घूम रहा था पुरानी कन्वर्सेशन के कुछ लम्हों के साथ। निक के चेहरे पर एक वाम सी मुस्कान छाई और वो हल्का सा हंस दिया। तुम तो बिल्कुल बड़े हो गए हो, पहचान ही नहीं पाया, उसने कहा, अपने सर के पीछे हाथ ले जाते हुए एक प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ, जैसे खुद पर थोड़ा सरप्राइज हो रहा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए लूशियन के फेस पर ठहर गई, जैसे वो उस बच्चे और इस चार्मिंग यंग मैन के बीच कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से मरमर किया और नोटिस किया कि लूशियन कितना चेंज हो गया है। लूशियन थोड़ा ब्लश करता है। उसकी मुस्कान सॉफ्ट और इनोसेंट थी, जैसे निक की बात ने उसका दिन बना दिया हो। यस इट्स मी, उसने एक हल्की शाइनेस के साथ कहा। निक के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ, ये लड़का अब कितना क्यूट लगता है।